मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 67 और 14 दिसंबर की ये वर्कशीट है। वर्कशीट हमारा जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं उसी से चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनक महत्वपूर्ण क्यों है और पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है। तो जनन की एक विधि है लैंगिक जनन, जिसमें दो जनकों से युग्मों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, जिसके अंदर दो जनक होते हैं, एक नर होगा, एक मादा होगा, एक मेल होगा और फीमेल, और उनसे एक उनके युग्म उन दोनों से मिलकर क्या बनती है, एक नई संतान या संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मों में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। जो भी युग्म बनते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी होती से मतलब है कि आधे नर से आते हैं और आधे मादा से आते हैं, आधे मेल से और आधे फीमेल से, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, एक नया जीव बनता है। आप जानते हैं कि टोटल 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 जो है वो नर से आते हैं और बच्चे के अंदर, और 23 जो है वो मादा से आते हैं, 23 जो है वो मदर के और 23 जो है फादर से मिलते हैं, और उसी दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो लैंगिक जनन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लैंगिक जनन दो युग्मों के संलयन से होता है। दो युग्म होते हैं नर और मादा, उनके संलयन से मिलने से जो है ये होता है। परिणाम स्वरूप जो संतति होती है उसके अंदर गुणों में क्या है, काफ़ी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि दो से आता है तो दो के आने से बनने से क्या होगा, उसके अंदर विभिन्नताएं जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरा है, इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि दो के मिलने से वो बनता है, और जब दो के मिलने से बनता है तो उसमें कुछ नई चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं, और उससे जो उत्पत्ति है जीव की वो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विभिन्नताएं आती हैं जो विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्नताओं से ही विकास में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती हैं, और दो युग्मों के मिलने से बनता है तो इससे विभिन्नताएं आपको मिलती हैं। सॉरी, आगे चलते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनक। कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, जिनके अंदर ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उनको उसमें किस तरीके से जो है जनन होता है, लैंगिक जनन किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसमें भी दो तरीके से, जब पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर मतलब जो पुरुष वाला हिस्सा होता है प्लांट का, उसको पुंकेसर कहा जाता है, और स्त्री केसर जो स्त्री वाला हिस्सा होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, उसको स्त्री केसर कहलाता है। तो जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा, या तो उसमें पुरुष वाला हिस्सा प्लांट फूल में मौजूद हो, या स्त्री वाला हिस्सा अगर फूल के अंदर मौजूद है, तो वो एक लिंगी मतलब जिसमें केवल एक ही लिंग मौजूद है, ऐसा पुष्प क्या कहलाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। उसका उदाहरण क्या है एक लिंगी पुष्प का, कि पपीता और तरबूज। जो पपीता और तरबूज होता है उसमें केवल एक ही जो है जननांग उपस्थित होता है। जब दोनों उपस्थित होंगे तब पुष्प को क्या कहलाया जाएगा, तो जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर यानी एवं स्त्री केसर जब दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभय लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल सरसों, जो सरसों का पौधा होता है, जो गुड़हल का पौधा होता है, उसके अंदर पुंकेसर मतलब पुरुष वाला हिस्सा और स्त्री केसर स्त्री वाला हिस्सा दोनों मौजूद होते हैं। तो ये जो आपके पास में डायग्राम दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको 2 से 3 बार जरूर बना के देखें, एग्जाम में भी आता है। एनसीईआरटी में सेम यही चित्र आपको बना हुआ में मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आवृत बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। जो आवृत बीजी के जननांग होते हैं वो पुष्प में उपस्थित होते हैं। पुंकेसर नर जननांग है। पुंकेसर मैंने आपको ऊपर बताया, जो पुरुष वाला जो नर वाला जननांग है वो पुंकेसर है, जो पराग कण बनाते हैं। पुंकेसर क्या बनाता है, पराग कण। ये सबसे ऊपर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, लिखा है पराग के कण, पराग कण बनाने का ये काम करते हैं। जबकि जो स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होते हैं, जो स्त्री केसर वाला हिस्सा है, ये जो केंद्र वाला हिस्सा है ये स्त्री केसर वाला हिस्सा होता है। स्त्री केसर जो है वो पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है, तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। जो बीच में उपस्थित है ये आपका मादा जननांग है।
यह 3 भागों से बना होता है। जो आपका स्त्री केसर है ये 3 हिस्सों से बना होता है। ये कुछ इस तरीके से आपका है और ये 3 चीज़ों से आगे चलकर ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। एक आधार पर फूल भाग अंडाशय है। जो आधार है ये नीचे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये अंडाशय मौजूद है, ये अंडाशय है। जो निचले हिस्से पर मौजूद है वो अंडाशय है। जो नीचे वाला हिस्सा है ये अंडाशय हो गया बीच में। उसके बाद मध्य में लंबा भाग वर्तिका है। जो ये बीच वाला हिस्सा है ये वर्तिका कहलाता है। तथा शीर्ष में जो सबसे टॉप वाला जो ये हिस्सा है, जो टॉप पे जो हिस्सा ये मौजूद है कुछ इस तरीके से, इस टॉप वाले हिस्से को कहा जाता है वर्तिकाग्र, जो चिपचिपा होता है। ये वर्तिका, बीच में ऊपर वर्तिकार और नीचे ये अंडाशय उपस्थित होता है। और इन तीनों से मिलकर बनता है क्या? स्त्री केसर। मतलब स्त्री वाला हिस्सा 3 हिस्से उसके अंदर हो गए। सबसे ऊपर जो है वर्तिका, बीच में आ गई वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर, बीच में आ गई वर्तिका और सबसे नीचे आपका आ गया अंडाशय। तो जो ये वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा होता है। अभी आगे आपको बताएंगे कि इसके चिपचिपे होने का क्या लाभ होगा। तो ये बीच वाला हिस्सा हो गया स्त्री वाला, और ये जो साइड में के जो हिस्से हैं ये क्या कहलाते हैं? ये पुंकेसर कहलाते हैं। ये नर वाला हिस्सा है। तो आगे देखिए, अंडाशय में बीजांड होते हैं। जो ये अंडाशय बना हुआ है इसके अंदर बीजांड होते हैं, इसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं। इसी का जो बीच वाला हिस्सा है, जो स्त्री केसर वाला हिस्सा है, इसका ये डायग्राम आपको अलग से दिया हुआ है। इसको और जो है खोलकर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये होता है। तो अंडाशय के अंदर क्या मिलेंगे आपको? बीजांड, तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। अब आपको हर इसके अंदर क्या है? अंड कोशिका उपस्थित होगी। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्म, जो परागकण है, ये जो परागकण यहाँ पर आए हैं, परागकण द्वारा जो नर उपस्थित नर युग्मक जो है वो अंडाशय की अंड कोशिका के संलयित हो जाता है। जनन कोशिका के इस युग्म या निषेचन से युग्मनज बनता है। तो जब जनन कोशिका के जो युग्मन, जैसे नर से एक आया और मादा से जो है आया, अंडाशय मिला, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा आपके पास में? इन दोनों का जब निषेचन होगा तो उससे बोलते हैं युग्मनज। तो युग्मक से क्या बना? युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे विकसित होने की क्षमता होती है। आगे देखिए, पराग कणों का पुंकेसर से, अब ये जो पराग के कण बने उनका पराग कण जो है वो किससे आते हैं? वो पुंकेसर से आते हैं, नर हिस्से से आते हैं। तो जो पराग के कण फ्लावर फूलों में आप देखेंगे कि पराग के कुछ कण होते हैं, वो पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परागण किसे कहते हैं। पॉलिनेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो फीमेल हिस्से में जो पराग के कण हैं, ये पराग के कण किसी तरीके से इस किसके ऊपर आ जाते हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं। चाहे वो कोई इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बर्ड्स आके बैठ जाए, उनके पंखों पर जो है वो परागकण चिपक जाते हैं। जब वो उड़कर जाते हैं तो वो यहाँ बैठ जाए आकर, तो वो कहाँ पर चले जाते हैं? वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि परागकण किसे कहते हैं। अब ये जो यदि परागकणों का यह स्थानांतरण, अब ये जो परागकण है इनका स्थानांतरण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, अब एक पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अगर इसी के वर्तिकाग्र पर होगा तो वैसे स्वपरागण कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में स्व मतलब स्वयं के हिस्से, स्वयं के पुष्प पर ही जो है परागकण जो है वो चले गए हैं। परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर, अगर एक पुष्प है, इसके यहाँ एक और पुष्प होता है, इसके परागकण दूसरे पुष्प पर अगर चले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसे पर परागण कहा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन उसे कहते हैं। पर परागण मतलब एक से दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये स्वपरागण और परापरागण। और परागण किसे कहते हैं? 3 परिभाषा यहाँ से आपको मिल गई। फीमेल वाला, आगे बढ़ते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण। अब एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण कैसे जाएंगे? वो तेज हवा की वजह से जा सकते हैं उड़कर, वो जल में कि वो टूटे और जल में मिले और जल के मिलने से भाव के साथ में वो चले गए, तथा
प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न हो। प्राणी का मतलब है कि जैसे कोई बटरफ्लाई है वो आके बैठ गई, कोई मक्खी है वो आकर बैठ गई और उसके पंखों पर वो चिपक जाए, बर्ड्स आकर बैठ जाए उसके पंखों पर चिपक जाए और वो दूसरे फूल पर जाकर बैठे और वहाँ जाकर वो उसके पंखों से जो है वो गिर जाए, तो इस तरीके से भी पहुँच सकते हैं। आगे क्या होगा, परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मकों को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचने होते हैं। अब जो परागकण जो है यहाँ से आकर वर्तिकाग्र पर आए वो धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ते हुए क्या है, जो मादा वाला हिस्सा है उस अंडाशय से जाकर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है। ये जो परागकण आपको नजर आ रहे हैं, इस परागकण से एक नलिका आती है, उस नलिका से होते हुए जो है वो बीजांड तक पहुंचती है, जहाँ भ्रूण विकसित होता है, जहाँ पर नया भ्रूण बनता है, जिससे एक नया फ्लावर आगे चलकर फूल जो है, पुष्प जो है वो बनने वाला है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। एक बीजांड से जो है वो क्या बनेगा, एक बहुत ही जो है कठोर आवरण विकसित होता है जिससे बीज बनता है। उसके बाद अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है। अब ये जो अंडाशय है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और परिपक्व होकर फल बनता है। अंडाशय से क्या निर्माण हो रहा है, अंडाशय से क्या बन रहा है, फल बन जाएगा आगे चलकर। इस अंतराल में बाह्यदल जो पंखुड़ी है वो पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकार प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं और जब ये परिपक्व हो जाता है पूरी तरीके से और फल बन जाता है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो झड़कर मुरझाकर जो है पौधे से या पुष्प पे गिर जाती हैं। बीज में भावी पौधे अथवा भ्रूण होता है। जो बीज है, बीज के अंदर जो है भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोदित में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंकुरण। की जो बीज है जब उसे जो उपयुक्त परिस्थिति मिलेंगी तो उसका क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नता उत्पन्न करता है। तो सबसे ऊपर आपको लैंगिक जनन महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, यही भी आपको मिल गया। यहाँ विभिन्नताएं उत्पन्न किस प्रकार करता है, क्योंकि नर से आधे आते हैं और मादा से आधे क्रोमोसोम्स आते हैं और उनके मिलने से युग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार लैंगिक जनक जो है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। एक लिंगी कौन से होते हैं और पुष्प कौन से होते हैं जिसमें केवल एक लिंग मौजूद होगा, या तो नर होगा या मादा होगी। और उसके उदाहरण आपने हमें दिए थे कि एक लिंगी में हमने देखा कि पपीता है, तरबूज है, वो एक लिंगी होता है। और आपका जो गुड़हल है, सरसों है, ये उभय लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। स्वयं परागण एवं पर परागण में विभेदन कीजिए। स्वयं परागण में आपको बताया कि उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर अगर परागकण लग जाते हैं, पहुंचते हैं, तो वो स्वयं परागण कहलाता है। और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर परागकण पहुंचते हैं तो वह पर परागण कहलाता है। अंकुरण क्या है, तो अंकुरण कहलाता है कि जब बीज में भावी पौधा, जो बीज मौजूद है उसमें आने वाले समय में जो पौधा होगा उसका अथवा जो उसका भ्रूण है वो उपस्थित होता है। उस भ्रूण को जब अच्छी परिस्थिति, उपयुक्त परिस्थिति मिलती है तो वह एक नए पुष्प के अंदर विकसित होता है और नए पुष्प के बनने को ही हम क्या कहेंगे, अंकुरण कहते हैं। बीज तथा फल कैसे बनते हैं वो आपको बता दिया। तो ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 67। थैंक यू वेरी मच।